अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। वजीर आजम पाकिस्तान ने आज एक खिताब किया, जलसे को अपोजिशन के सर्कस करार दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के लिए उनका ये कहना था कि गीदड़ की तरह भागकर जो है वो बाहर खिताब कर रहे हैं, इदारों पर फौज पर हमला कर रहे हैं, ये मोदी की जुबान बोलता है। जरदारी और बिलावल पर भी उन्होंने कहा कि ये बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ये बाप बेटे और ये बाप बेटी और ये लोग जो हैं वो इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना यह है कि हम जो हैं वो इस हुकूमत को अब चलता करेंगे। इस हुकूमत ने महंगाई कर दी है, इसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इस किस्म के बयानात जो है वो हमारे सामने आए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब आप एक मुख्तलिफ इमरान खान देखेंगे। अब मैं इनको जो है वो किसी तरह से कोई रियायत नहीं दूंगा, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं होंगे। ये भी कहा कि अब इनको पता चलेगा, असल जेल जो है ये जाएंगे, जेल काटेंगे तो इनको पता चलेगा। साथ ही जो है वो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे सामने ये सिचुएशन है पॉलिटिकल, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आज भी जो है अनफॉर्चुनेटली एक जवान शहीद हुए, लांस नाइक फौज के। 2 रोज़ कबल जो है वो 20 जवान जो है वो निशाना बने सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के जवान भी थे। ये सिचुएशन हमारे सामने चल रही है। सियासी मंजरनामा अंदरूनी और जो हमारे सामने इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं, हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के भी 2 वाक़यात पैदर पे हुए हैं। एक सियासी समझ से, सूझबूझ से फैसले करने की ज़रूरत है ताकि जो है वो बेहतर तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको ज़रा प्रोग्राम के शुरू में कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। जो गुज़िश्ता रोज़ बात की अपोजिशन के लीडर्स ने, उसमें गुजरावाला में अपोजिशन के जो लोग थे उनका जो फोकस था सारा का सारा वो ये था कि जी इस गवर्नमेंट को अब जाना होगा, ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी है। और जो हमारे सामने इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो जलसे आगे होने हैं, उन जलसों से हुकूमत कैसे निपटेगी और ख़ुद सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारी है सारी सूरत हाल के ऊपर, इस पर हम बात करेंगे। पहले आपको ज़रा आज दिखाते हैं जो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन रही है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर हमें जो है वो इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। तो अपने प्रोड्यूसर से मैं कहूँगा ज़रा चलाइएगा। इस वक्त जो ऑब्वियसली हमारे जवान इस वक्त अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उसकी तौर पर प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि सियासी जमातों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करने हैं, समझदारी से फ़ैसले करने हैं ताकि हम उन चीज़ों से हमारी नज़र ओझल ना हो जाए जो हमारे सामने चैलेंजेस भी मौजूद हैं। अब ज़रा सियासी माहौल पर आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, अपोजिशन यहाँ से जो है वो तनकीद कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने बात की उस पर वज़ीर आज़म ने उनको क्या जवाब दिया, आपको वो सुनवाते हैं। रात को जो सर्कस हुई मैंने उसके ऊपर थोड़ी बातें करी। अभी नहीं, ओहो अभी नहीं। सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। जो 2 बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी हो गई है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। 2 बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं। जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। जी, जो अपोजिशन ने कहा, फिर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया उस सारी सूरत हाल का। अब ज़रा आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में उनके जो मीडिया ने और इसके अलावा जो उनके रिटायर्ड फौजी हैं या जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं और सियासतदान हैं, वो क्या गुफ्तगू करते रहे। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, जो कि हमारे मुल्क में वो कर रहे हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए? हमें वो करना चाहिए। तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। उन्होंने बलूची, सिंधी और पख्तूनी, तो उनको मुक्त करना है और मुक्ति में हम जाएंगे
اور اس کے بعد پاکستان کی سمسیا ختم ہو جائے گی. We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا 4 ٹکڑا کریں گے. بلوچستان کو الگ کرنا ہے, اس کو سوادھین بنا کے دیش گھوشت کرنا ہے, سندھ کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے, پختونستان کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے, تو شیش پنجاب ہے اس کو گھیر کے رکھنا. جی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی خدشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساری چیز کرنی ہے. سیاسی جماعتوں کو بالکل جلسے کرنے چاہیے, جلد تنقید بھی حکومت پر بنتی ہے, حکومت پر تنقید بھی کرنی چاہیے, حکومت کو بھی اپنی گورننس بیٹر کرنی چاہیے. لیکن اس تمام معاملے کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم اس سٹیج پہ نہ چلے جائیں جہاں پر ہم ان چیلنجز کو جو ہے وہ اگنور کر دیں جو ریئل چیلنجز ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ان تمام معاملات پر بات کریں گے, سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب, سینئر تجزیہ کار. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہوں گے. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. وسیم بادامی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے. بادامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بادامی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بادامی صاحب میں ٹھیک ہے کنیکٹ ہے, ٹھیک ہے. بادامی صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گا, تھوڑا سا مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو جلسے کی بات ہم کر رہے ہیں, کل آپ وہاں پر تھے, آپ دیکھتے رہے, اس سے پہلے بھی آپ وہاں پر گجرانوالہ میں تھے. جلسہ کیسا تھا یہ اس پہ تو بہت زیادہ بات ہو گئی ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا کل جب اپوزیشن کی جماعتوں میں جیسے پیپلز پارٹی ہے, بلاول صاحب نے خطاب کیا اور مولانا صاحب نے جب خطاب کیا تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کراؤڈ تھا وہ مریم صاحبہ کی تقریر کے بعد چلا گیا تھا, ایسا ہی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جی یہ ایسا ہی تھا. اچھا, اور یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا, اس لیے مجھے زیادہ حیرت ہے کہ یہ ایسا ایکسپیکٹڈ تھا پھر بھی ایسا کیوں ہوا. یعنی کہ میں نے تقریباً رات 7:30-8 بجے مسلم لیگ نون کی ایک رہنما سے یہ کہا کہ یہ تو اس طریقے سے ہو جائے گا, کیونکہ جب میں 7 بجے وہاں پہنچا اور 8 بجے تک کوئی نہیں آیا تھا, اور تب میری مریم بی بی کے قافلے میں موجود ایک صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ 9 سے پہلے تو ہم پہنچتے ہی نہیں, اور مولانا صاحب کا 11 سے پہلے پہنچنے کو کوئی امکان نہیں تھا, اور پتہ ہمیں لگا کہ پہلی تقریر نواز شریف صاحب کریں گے. تو اس وقت ہم نے ایک سمپل ٹائم کیلکولیشن کی, جس کا مطلب یہ رہا تھا کہ 12 بجے کے بعد ہی تقریریں شروع ہونی تھی. کراؤڈ وہاں دوپہر 1-2 بجے سے آنا شروع ہو گیا تھا, 5 بجے سے لوگ کافی آ گئے تھے, تھکنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر نواز شریف صاحب کی تقریر اگر پہلی تقریر ہوتی, یعنی ہماری اگر میری یہ رائے تھی, میں نے سوال پوچھا بھی کہ میاں صاحب کی تقریر کو تو آپ کو آخری تقریر رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اس کی وجہ سے ویٹ کریں. اگر وہی آپ جب اہم ترین تقریریں پہلے کروا دیں گے پھر مجمع جانا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایسا ہوا ضرور, خاص طور پہ جب آخری تقریر ہوئی مولانا صاحب کی تب تو پنڈال میں کافی کم لوگ رہ گئے تھے. میرا خیال میں اس کا تعلق اور کسی چیز سے زیادہ بد انتظامی سے جو کہ کل کے اس جلسے میں بہت نمایاں تھی. ٹھیک, بادامی صاحب آپ وہاں موجود تھے, میں ذرا آبزرو کر رہا تھا کیونکہ وہ کیمرہ اس وقت مولانا صاحب پر گیا کہ جس وقت مولانا صاحب کی باری آئی تقریر کی اس وقت تک مولانا صاحب تھوڑے سے ایک تو ٹائرڈ بھی لگ رہے تھے, اور دوسرا وہ کچھ خاصے خوش نہیں, ان کا چہرہ بڑا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ زیادہ مطمئن نہیں نظر آ رہے تھے. ایسا ہی تھا یا پھر یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہمیں اسکرین پہ کچھ اور لگ رہا تھا کہ شاید کراؤڈ نیچے اتنا نہیں تھا, مولانا صاحب نے کہا اب میری باری آئی ہے, اور پھر تقریریں اتنی بڑی بڑی ہو چکی تھیں پہلے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہی تھا, چونکہ میں نے بھی نیکڈ آئی سے بھی وہاں پہ بہت سٹیج کے بہت قریب جا کر نیکڈ آئی سے بھی دیکھا تمام مقررین کو, اور میری آبزرویشن کے مطابق مولانا صاحب کے چہرے پر شدید ترین ٹائرڈنس ایون نواز شریف صاحب کی تقریر سے تھی. اب یہ میرا تجزیہ ہے, اگلی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے کہ شاید مولانا صاحب, چونکہ اس طرح میں جلسے میں تو کامنٹ کر چکا ہوں, وہ اگر آپ مانگیں گے تو میں دوں گا, ورنہ صرف تکرار اس کی صرف یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی بہت ہی کوئی میسو تگڑا ایسا جلسہ کہ آپ نے اڑا کے رکھ دیا گیم ایسا نہیں تھا, but it was not a bad show as well. It was an okay show. It was, I will not call it a flop show. لیکن میرا خیال ہے کہ مجمع میں جو جس انداز کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, یا جتنا مجمع اور اسپیکرز کا کنیکشن, چونکہ آواز بھی بہت صاف تھی, اور شاید
बदामी साहब को रिकनेक्ट कीजिएगा, मेरा ख्याल है शायद उनका कनेक्शन का थोड़ा सा इशू आ रहा है। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। इनिशियल कमेंट आपका यही, क्योंकि एक तो सिचुएशन हमारे सामने है, लेकिन ये जो कल गुफ्तगू हुई है, आज जो जवाब गया है, इस पर जरा आपका रिएक्शन, फिर उसके बाद हम जरा मजमूई सूरत हाल पर बात करेंगे, अपोजिशन और गवर्नमेंट। देखिए, पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी फौज का और अपने फौज की चीफ का दिफा नहीं करेंगे, इंटेलिजेंस चीफ का दिफा नहीं करेंगे, तो और कोई नहीं कर सकते। फौज तो जिसमें में आके बात कर नहीं सकती। उन्होंने बड़ा ठीक किया और भाई बड़ा सही किया इसमें। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का फर्ज है ये, और उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया इसमें। ठीक। नंबर 2, देखिए जो स्पीचेस हुई हैं, इसमें चंद एक चीजें मैं आपको, जो आपने जिन खतरात का इजहार किया, मैं उसको कुछ चीजें ऐड कर दूँ। नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका और भारत के दरमियान 3 ऐसे मुआहदे हो चुके हैं जिनको अमेरिका की नज़र में फंडामेंटल मुआहदे हैं, और चौथा मुआहदा वो ट्रंप के इलेक्शन से एक हफ्ता कबल होने जा रहा है। और 4 मुआहदों की तकमील के बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात तकरीबन वैसे हो जाएंगे जो भारत और अमेरिका और इसराइल के हैं। भारत तो उस पोजीशन में आ जाएगा। मैं अभी भी पढ़ रहा था, उनके स्वामी साहब की एक था कि अमेरिका बाकायदा भारत को पुश कर रहा है टू क्रॉस द रूबिकॉन। अब जिन हालात का आपने जिक्र किया, जो भारत जिस तरीके से पाकिस्तान के तरफा है, जो उनकी मनसूबाबंदी है, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे बच्चों का डेली के हिसाब से शहादतें हो रही हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने के तरफा है, और उसके लिए जो भी कर सकता है वो करेगा इसमें। अब इस सारी जब आप ये तासुर देखते हैं, और हो सकता है मेरा तजिया गलत होला करे, पाकिस्तान को रहती दुनिया तक सलामत रखे, लेकिन जब आप इस सही नुक्ता नज़र को देखते हैं, फिर उसमें आप देखते हैं कि आपके जो 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो हर वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं जिनकी लाइन क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं ना तो वो नहीं है, ना इस बात में वजन इसलिए है कि जो वो बात कर रहे हैं वो सारी सच नहीं है। जो सच बात है वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो फिर खुद भी उनको कहने में खड़ा होना पड़ता है। इस वजह से अगर वो सिर्फ इस कदर गुस्से में हैं और इस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और ये सब अचानक एक दिन हो गया, हमारा उससे पहले इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं थी, सब तरफ से खामोशी थी, सडनली सब कुछ हो गया, तो ये ऐसे मामूली नहीं हुआ इस चीज़ को। इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका मुझे इल्म नहीं है, मैं इससे अंदाजा लगा सकता हूँ। ठीक। तो आप जब इस तासुर को देखते हैं तो लगता ही है, जैसा आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, और मेरा जनरली जो लोग इसको देख रहे हैं वो यही उनका ख्याल ये है कि जो इंडिया एक बयानिया लेके चल रहा है, हमारे 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के बयान से उस बयानी को तक़वियत मिल रही है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, एक चीज़ जो बहुत अहम है वो मेरा ख्याल है फौजी ही समझ सकता है, और आप भी शायद, आप लोग तो सर जानते हैं इस चीज़ को, कि फौज का सिपाही अपने कमांडर के हुक्म पर अपनी जान हथेली पे रख के चल पड़ता है उसको। इसलिए फौज के सिपाही का और कमांडर का आपस में रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें टोटल कॉन्फिडेंस है, कमांडर का अपने सिपाही पर, ठीक, और सिपाही का अपने कमांडर के पर। जिस दिन इन दोनों के दिल में किसी की तरफ से एक जरा सा शक पड़ गया, तो ये जो रिश्ता है जो आपकी फतह की जमानत बन सकता है अल्लाह के करम से, उसमें कोई दरार आ गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, पाकिस्तानी फौज के लिए बुरा होगा ही, पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ये कोशिश ये है कि नाम लेकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ को या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के चीफ को जवाना के दिनों में ये बात बैठाई जाए कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी लीडरशिप खराब है, तो लीडरशिप तो इसी से उभरती है। तो आपके ख्याल में ये बाय डिजाइन हो रहा है? जी मैं ये समझता हूँ बाय डिजाइन हो रहा है, क्योंकि पहले दफा नहीं कर रहे। सर पॉइंट टेकन सर। अब मैं भट्टी साहब, पहले तो कल जो लैंग्वेज ऑपोजिशन की तरफ से यूज हुई, अभी जनरल साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही डिफेंड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक रिस्पांस दिया। पहले आपके उस पे जो है वो इनिशियल कमेंट्स, फिर उसके बाद अगली बातें। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो परसों 20 शहीद हुए हैं, जो आज शहीद हुए हैं, और जो तमाम शोधा हैं, खा वो सिविलियन हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस के हैं और स्पेशली फ़ौज के हैं, उनके सारों की माओं, बहनों, बापों और बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि कल की तकरीर पे ना जाएं। ये एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी, एक नाहल सज़ा याफ्ता और मुजरम की तकरीर थी, और एक दीवार से लगे हुए का आखिरी हरबा था। इससे पाक फ़ौज हमेशा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद हमेशा रहेगी। अल्लाह के फजल, शहीदों की फ़ौज है, गाजियों की फ़ौज है, हमें आपकी कुर्बानियों पर फ़ख्र है।
دوسری بات میں صرف اتنا کہتا پرائم منسٹر کو رہنے 2 الزام لگائے بڑے الزام، باقی ساری ان کی وہ ایک افسانہ ترازی تھی. مجھے عدالتوں سے نااہل کروایا گیا اور سزائیں دلوائی گئی، نمبر 1. نمبر 2 جعلی انتخابات کے ذریعے مجھے ہرایا گیا. 2 الزام. اب پہلی بات ہے، پہلے میں اس پارٹ میں یہ کر لیتا ہوں کہ مجھے عدالتوں سے نااہل سزائیں دلوائی گئی، یعنی مجھے عدالتوں سے نااہل کروایا گیا اور سزائیں دلوائی گئی. ہم جب کہتے تھے نا ادھر آ کے کہ دیکھیں یہ اب مجرم ہو گئے، ان کو عام جیل میں رکھیں، ان کو طبی ضمانتیں نہ دیں، ان کو انوکھے ریلیف نہ دیں، ان کو ایمبولینس ڈاکٹر 24 گھنٹے نہ دیں، یہ تو سارے آگے سے کہتے تھے یار خدا کا خوف کرو، وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ 3 دفعہ کا اتنی پارٹی کا قائد ہے. آج میں ان ساروں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کل وہی 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا جس کو ہم نے ووٹ دے کے تو بٹھایا تھا. مجھے بتائیں، اچھا اس سے پہلے آپ کو ایک یاد ہوگا کہ اینکرز کی میٹنگ ہوئی، 2 میٹنگز ہوئیں آرمی چیف صاحب کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا، سنایا کہ میں سب وزیر اعظم سے نواز شریف صاحب سے کہا تھا میں آپ کا آرمی چیف ہوں، میں آپ کے پیچھے ہوں، میں آپ کی حکومت کو سپورٹ کروں گا، میں سب مدد کروں گا، ایک کام کے علاوہ، ایک چیز کے علاوہ. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا پیناما، کیونکہ وہ عدالتوں میں اس میں عدالت فیصلہ کرے گی. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا تھا اسی میٹنگ میں، اینکرز کی میٹنگ میں، کہ میں فوجی نمائندے نہیں ڈالنا چاہتا تھا. پھر جب ہماری کانفرنس ہوئی تو مجھے کہا گیا کہ یہ توہین عدالت ہو جائے گا، پھر میں ڈال دی. اور یہ بھی نواز شریف، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک شکایت کی تھی کہ ایک بریگیڈیئر مجھ سے ہارش بولتا ہے جب JIT میں سوال جواب ہوتے ہیں، تو میں نے کہا آئندہ نہیں ہوگا وہ. پھر یہ واحد جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جب 10 کور کمانڈر تھے تو انہوں نے دھرنوں کے کہا تھا، دھرنوں کے ذریعے حکومتیں نہیں جانی چاہیے، جب عمران خان اور طاہر القادری دھرنے لے کے آئے تھے. اور یہ وہی آرمی چیف ہیں، وہی ہیں جنہوں نے ریجیکٹڈ ٹویٹ واپس لیا تھا اور کہا تھا میں اپنے پرائم منسٹر کو آنر کرنا چاہتا ہوں. میں نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ان سے 5-6 سوال، ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا آرمی چیف اور DGI نے آپ کو کہا تھا، قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید صاحب نے، کہ موٹر وے کک بیکس لیں، کمیشن لیں، منی لانڈرنگ لیں، اور پھر اونٹوں پر اور رسیدوں پر، کچی رسیدوں پر سعودی عرب، UAE، قطر، لندن گھمائیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ بیٹی کی کمپنی میں اقامہ لے لیں بحیثیت وزیر اعظم؟ اور اقامہ کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ منی لانڈرنگ آسان ہوتی ہے، تو ہے نا، اقامہ پہ نکال دیا، منی لانڈرنگ آسان ہوتی ہے. کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ دونوں بیٹوں کو غیر ملکی کر دیں تاکہ بوقت ضرورت پتلی گلی سے نکل جائیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ ایون فیلڈ اور لندن میں اتنی جائیدادیں لے لیں کہ آپ کو ان کا اخبار لکھے کہ یہ پینٹ ہاؤس بیری قزاق ہیں؟ کیا آرمی چیف نے اور DGI نے کہا تھا کہ پیناما لیکس کروا دیں، اب نواز شریف صاحب کو ہم نے پھنسانا ہے تو ورجن آئی لینڈ میں جائیں اور پیناما لیکس کروا دیں؟ کیا آرمی چیف، ان دونوں نے پیناما لیکس کروائی تھی؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے اسمبلی میں TORs نہیں بننے دیے 9 مہینے جب اسمبلی میں ہو جائے گا؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے مریم کو ایک دن کان میں کہا کہ آؤ اب ثنا بچا کے پروگرام میں ایک جھوٹ بول جاؤ، میری بیرون ملک چھوڑے، میری تو اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے دونوں بیٹوں کو کہا کہ 3 جھوٹے انٹرویوز دے دو ٹی ویوں پہ؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ نواز شریف کو اب تم 3 جھوٹی تقریریں کر دو ٹی وی پر؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ اسمبلی میں جناب اسپیکر آپ جھوٹی تقریر کر دیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو آپ ایک خط لکھ دیں کہ میری یہ اس کے آپ کریں اور میرے بچوں پر بھی اگر الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں پیش ہو جائیں، JIT میں پیش ہو جائیں اور بے فکر ہو کے پیش ہو جائیں، ہم آپ کو چھڑوا لیں گے؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ ایون فیلڈ العزیزیہ فلیگ شپ میں 400 سوالوں میں سے 360 سوالوں کے پاس آپ کے جواب ہی نہیں ہے، نہ دینا جواب؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ منی ٹریل گم کر دینا، پیسے کمائے کہاں، لائے کہاں، خرچے کہاں، یہ نہ بتانا، منی ٹریل گم کر دینا؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ آپ ایک جھوٹا قطری خط لے آئیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا لیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے کہا تھا کہ آپ ایک جعلی کلبری فاؤنٹ لے آئیں؟ کیا آرمی چیف اور DGI نے یہ 10 والیومز گھر بیٹھ کے بنائے تھے؟ مجھے اب ہوا کیوں ہے؟ میں یہ اس پر بات کرنی ہے، یہ ہوا کیوں ہے کہ کیوں جو ہے وہ اس سٹیج پر یہ ہوا کہ پتہ کہ ہوا کیوں؟ انتخابات کو کتنے مہینے ہو گئے؟ 26 مجھے 26 نائل ہوئے اور سزائیں ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1.5 سال. اور لندن میں کتنے عرصے سے؟ 11 مہینے سے. تو اس کے بعد اچانک 2 ہفتے سے ان کی یادداشت کیوں واپس آئی ہے؟ واپس آئیں بتاتا ہوں. بریک کے بعد پھر مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. ذرا سنوائیے گا جی، شیخ رشید صاحب نے آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ PMLN پر پابندی بھی لگ سکتی ہے.
कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि नवाज शरीफ पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है और इस पर पाबंदी लगाई जाती है, और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए इमरजेंसी का इस पार्टी के खिलाफ कि ये मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और मुल्क के पड़ोसी मुल्कों से पैसे लेके इस मुल्क में इंतशार डालना चाहती है, और इस बात के वाज़े सबूत हैं कि ये जलसा 1 अरबों रुपए का जलसा है। बादामी साहब, मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी भी लग सकती है, शेख साहब कह रहे हैं अरबों रुपए का जलसा है और गैरों के हाथ में खेल रही है। देखें, कल जिस नहज पे नवाज शरीफ साहब इस मामले को ले गए, उसके बाद पाकिस्तान के मारूजी हालात को ध्यान में रखते हुए हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला इस सतह तक नहीं जाएगा, और जाना चाहिए भी इसलिए नहीं कि फिर वो ये एक सूरत नजर नहीं आनी चाहिए कि एक पार्टी का एक इंस्टीट्यूट के साथ एक महादारा है, चूंकि जाहिर है उस पार्टी की भी बहरहाल एक फॉलोअर्स हैं, कम ज्यादा जो भी है, मतलब अच्छी खासी तादाद में फॉलोअर्स तो बहरहाल हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला हैंडल तो किया जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से। लेकिन जो स्पेसिफिक बात आपने पूछी है, शेख रशीद साहब ने कही है, मेरा ख्याल है कि उस नहज तक ये मामला नहीं जाएगा, डिफरेंट तरीके से हैंडल होगा, और जाना चाहिए भी नहीं। ठीक, ऑपोजिशन जिस तरीके से चीजों को लेकर चल रही है, पीडीएम, आपके ख्याल में इससे आगे जाके जमहूरियत को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखें, बड़ा ही आपने मासूमाना सवाल पूछ लिया है। एक तो ये सादा सवाल, मासूमाना तो आपसे रिलेटेड है। ये बिल्कुल सादा सवाल है। देखिए, ये इसका जवाब बड़ा तफसीली में खाली क्विकली आप दें, बिल्कुल दें, तफसीली दे दें जवाब। नहीं, शायद इसका जमहूरियत इतना तफसीली नहीं दीजिएगा कि कल मैं और आप दोनों कैमरा के दफ्तर के बाहर हो। इसलिए वही इसीलिए मैं कहा कि मैं जितनी बिसात और औकात है मैं उसके साथ जवाब दूं। जमहूरियत के लिए ये बेहतर होता है कि बहुत सारी चीजों का मुरक्कब होती है जमहूरियत। इसमें अच्छी गवर्नेंस भी होनी चाहिए, इसमें कोई और ऐसी वैसी कोई इंटरवेंशन भी नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है वो हर किसी को अपने स्पीचेस में ओवरडू भी नहीं करना चाहिए, किसी को अपने एक्शंस में ओवर स्टेप भी नहीं करना चाहिए। सारी चीजें मिलकर अच्छी जमहूरियत आती हैं। अगर आपने कहा कि पीडीएम जिस तरीके से चल रही है जमहूरियत के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, इख्तिलाफ राय वो करें और विद इन द लिमिट्स अगर करें। मेरा ये ख्याल है कि कोई भी जो है वो क्रिटिसिज्म से बालातर नहीं है और नहीं होना चाहिए। हाँ, जाहिर है उस क्रिटिसिज्म को करते वक्त अल्फाज का, अंदाज का और हसासियत का ख्याल रखना चाहिए। तो ये इस तरीके से अगर ये चीज़ आगे चलती है कि जिसमें एक ऐसा माहौल होता है कि इसमें तनकीद करने का भी मौका दिया जाता है और जो तनकीद करने वाले हैं उनको अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए, तो ठीक है, डेमोक्रेसीज में होता है और ये एक चीज बेहतर होगी डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन आपका नहीं ख्याल कि हम हमेशा आधा सच बताते हैं, आधा छुपा लेते हैं? कल जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त ये क्यों भूल गए कि जिन जिन चीजों की निशानदही की है उन चीजों का नवाज शरीफ साहब खुद हिस्सा रहे? एक दूसरी चीज ये है कि ये जो भट्टी साहब ने पॉइंट रेस किया कि ये सब कुछ आपको 2 साल के बाद याद आया, जब नुमाइंदे भेजे तब याद नहीं आया, जब आपने वोट डाला तब याद नहीं आया, ये सब कुछ आपको अब याद आया। क्या इस याद आने की वजह यह है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए? इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी कोई बात करता है तो वो अपने मतलब की बात कर लेता है। नवाज शरीफ साहब का जाहिर है माजी क्या बल्कि नवाज शरीफ साहब का तो जो ओरिजिन है, हाल अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, और मतलब मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ कि जो ओरिजिन है उनका तो वही जरा वहां से है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये आप ठीक कह रहे हैं, ये दोनों तरफ के लोगों को जब बात करनी चाहिए तो पूरे सच की बात करनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब भूल गए कि वो खुद इस चीजों का हिस्सा रहे, तो हम बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो इससे 2 चीजें साबित हो जाती है ना, एक ये कि नवाज शरीफ साहब अपना माजी भी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से शानदार नहीं रहा है, और फिर दूसरा हम फिर बड़ी मासूमियत में भी ये इस बात का भी तो इतराफ कर रहे होते हैं कि इसका मतलब ये सारे मामला होते तो रहे हैं, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ने वाकई सब कुछ किया है तो उसमें एक फरीक नवाज शरीफ साहब हैं जो कि हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, और फिर कोई दूसरा फरीक भी है। तो मेरा ख्याल है कि बस ये दोनों तरफ के लोगों को कि यहाँ अगर कोई दावत देता है सियासतदानों को और अगर सियासतदान उसका सपोर्ट करते हैं, एक चीज जो उसूलन गलत है वो गलत है, उसका कोई भी हिस्सा बने वो ठीक। मैं जब हम ये कंपैरिजन करते हैं तो फिर ये होगा ना कि असल बात वो करेगा जो बेनिफिशियरी ना रहा हो, और अगर करेगा बेनिफिशियरी रहा भी हो तो तब करेगा जब वक्त होगा। वक्त गुजरने के बाद करेगा तो इसका मतलब बजायर यही तासुर मिलेगा कि अगर ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, अगर हमारी नहीं बनी तो फिर किसी की भी नहीं बनेगी। मैं जरा आपको दिखाता हूं माजी में क्या होता रहा जब वो ये बात कहते हैं कि जजेस के मामले में, तो किस तरह माजी में गुफ्तगू करते रहे मियां साहब के कहने पे, छोटे मियां साहब। है
चीफ मिनिस्टर पंजाब बात करेंगे। जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, बड़ी मेहरबानी। तुसी सुनाओ? बस थोड़ी दुआ सर, थोड़ा दुआ तो राज दुआ ने बस थोड़े बस तुसी भाई हो ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੂਜਾ ਚਲੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ की ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਗਾ। तो माजी में ये कुछ होता रहा है, आधा सच क्यों बताया जाता है, पूरी बात क्यों नहीं बताई जाती? जरा आपको बताते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या वोट डालने में, एक्सटेंशन के मामले में आपका पार्टी का था रोल या किसका था, क्या कहना था उनको, जरा आपको सुनवाते हैं। फैसला कन्वे कर दिया गया 7 दिसंबर को, जब आप 7-8 लोग लंदन गए, पहले शहबाज साहब से मुलाकात, यानी फैसला पहले हो चुका था। हमें मीटिंग में बताया गया, उन्होंने कहा ये पार्टी पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी वाज गिवन टू। जो उसका क्रक्स था उसकी कल हमने तामील कर दिया, और क्रक्स यही था कि आपको बुला के कहा गया कि आपने ये करना है। दीज वर द इंस्ट्रक्शंस, दीज वर द स्टैंड बाय। और कोई ये ना कहे कि जी ये शहबाज शरीफ साहब प्रिवेल कर गए, ये फैसला नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल कोई फैसला हमारा शहबाज शरीफ साहब जो है बगैर नवाज शरीफ के प्रिवेल नहीं कर सकते हमारे ऊपर। भट्टी साहब अब क्यों हो गया ये? वो कहते हैं कोई फैसला शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं करते, एकदम ये अब क्या हो? देखिए, अगर जो मैंने आपको अभी जो सारी चीज़ें सुनाई हैं, अगर ये कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद साहब ने नहीं की, ये नवाज शरीफ हाउस ऑफ शरीफ ने की हैं, तो फिर बात आती है कि 26 महीने इंतखाबात को हो गए, 1.5-2 साल नाअहली और सज़ा को हो गए, और 11 माह लंदन में हो गए। उसके बाद क्यों आया? वजह मैं बताता हूँ। वजह है कि तरला मिन्नत प्रोग्राम नाकाम हो गया। जो 4 पार्टियां थीं, 1-2 पार्टी नहीं थी, 4 पार्टियां थीं जो चलाई हुई थी। मरियम नवाज साहबा खुद मुलाकातें फरमा रही थी, नवाज शरीफ साहब से खुद रिटायर्ड लोग आके मुलाकातें हो रही थी, और जो मासूमाना सवाल बदामी साहब ने कहा है, हर बिलाशुबा दोनों तरफ, तीनों तरफ हमारा कल्चर है वो चल रहा था। अच्छा, कासद नाकाम हो गए और तरला मिन्नत प्रोग्राम नाकाम हो गया। अब ये है कि बात ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ अगर फैज़ हमीद साहब इनको नाहल करवा सकते होते थे तो अपनी एक्सटेंशन भी बचा सकते थे। क्यों वो पेश हो 3-4 दिन पिंग पोंग बना रहा जस्टिस खोसा साहब के सामने, अपना भी बचा सकते थे। अच्छा, फिर आगे आ जाएं, फिर यही 2 हफ्ते पहले जो भी इधर से गए 8 इनके सियासतदान लंदन, मियाँ साहब ने हुसैन को कहा कुरान लाओ, कुरान लाया और कहा कि इस पे हलफ रखें कि जो मैं कहूँगा वो, और आगे बात नहीं जाएगी। उन्होंने कहा हलफ रखें, उन्होंने कहा कि आपने एक्सटेंशन को वोट देना है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को वोट देना है। ये 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले की बात है। उस वक्त तक क्या वजह क्या थी? मरियम साहबा को बाहर भिजवा दें, वजह क्या थी? केसेस खत्म करवा दें, वजह क्या थी? कि मेरा साफ कर दें, मुझे रिलीफ दें, मैं अमेरिका जाऊँ, जहाँ जाऊँ। अब ये होता ये है कि ये याददाश्त, अब ये जब सारा आया तो इनकी याददाश्त वापस आ गई। इन्होंने ये 3-4 मरतबा इनकलाबी बने हैं, ये पहली दफ़ा नहीं बने। ये डिक्टेशन नहीं लूँगा, ये मुशर्रफ साहब का इधर और इधर 2 जिंदगी में डिक्टेटर आए हैं इनके नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में। एक कौन आया है? ज़ियाउल हक, जिसकी छतर छाया में ये बड़े हुए। दूसरा कौन है? मुशर्रफ, जिससे डील करके गए। और लगता इस तरह है कि जो जमहूरियत का सकूल है ना, उसकी ईंटें इन्होंने ढोई हुई हैं, वहीं ये सारा कर। अच्छा, अब बड़ी बातें होती। मुशर्रफ तो इश्तिहारी है जी, है भाई। तो मुशर्रफ को जिस दिन गाड़ी मुड़ी थी फौजी अस्पताल की तरफ, हुकूमत किसकी थी? इनकी थी। अच्छा, फिर मुशर्रफ का नाम ECL से किन्होंने निकाला? इन्होंने निकाला। तो हुकूमत में कौन बहस करता है? अच्छा, फिर जा रहे हैं। हाँ, फिर नहीं, हुकूमत में कौन? एक मिनट। अच्छा, फिर दूसरी बात, मुशर्रफ से हलफ किसने लिया? दोनों जमातों ने। गिलानी साहब, आप खड़े हो जाते ना कि हम इस आमर से अब हलफ नहीं लेते। हलफ लिया आप दोनों वजीरों का, और गिलानी साहब ने वजीर आजम का। मगर वो कहते हैं वही मौजूद थे तो उन्हीं से हल्फ लेते ना। और नहीं, उस वक्त वही मौजूद थे। अच्छा, फिर डॉन लीक्स हुई, इन्होंने क्या किया? डॉन लीक्स पे किया, काली पट्टियां बांध के इन्होंने खुद नुमाइंदे डाले फौजी, नवाज शरीफ साहब ने खुद 16 जर्नलिस्ट को पेश किया, खुद सरकारी अफसरों को पेश किया, खुद परवेज रशीद और फातिमी साहब को उससे फारिग कर दिया। फिर हो गए धरने, जिनका आजकल बड़ा ये चर्चा कर रहे हैं। धरने में क्या हुआ?
धरने में हुआ ये कि इन्होंने वो मुशाहिदुल्लाह को पहले स्क्रिप्ट पकड़ाया, उसने इंटरव्यू दिया, उसके बाद उन्होंने इसको फारिग कर दिया और आज वो धरना क्रेडिट ले रहे हैं। बात ये है कि जब ये चाहें इनको 100 खून माफ है, मिसाक जमहूरियत कर लें, जब ये चाहें जनरल मुशर्रफ से डीलें कर लें, जब ये चाहें लिख दें मिसाक जमहूरियत में सर्वेंट जनरल से नहीं मिलना, जब ये चाहें 12 मुलाकातें चाहें, जब चाहें वोट को इज्जत दे दें, जब चाहें मुझे और मरियम को बाहर भेज दें, जब चाहें सिविलियन बालादस्ती कायम कर लें, जब चाहें इंतखाबात शबाश इंतखाबात से 1 महीना पहले मैं वजीर आजम था और काबीना का नाम फाइनल था, तो जब चाहें कह दें हमारा कोई नुमाइंदा नहीं मिला आर्मी चीफ से, और जब चाहें दोनों बाप बेटी उसको अपना तर्जमान मुकर्रर करें। ठीक जनरल साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपके सामने फिर ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो अभी भट्टी साहब से भी मैं बात कर रहा था कि यहां पर जो नौबत आई है, भट्टी साहब का तो अपना इसके ऊपर आर्गुमेंट है जिसकी उन्होंने तफसील बयान की, लेकिन आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात होगी। वेलकम बैक। वजीर आजम ने आज जो अपनी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू कल जलसे में की गई वो दरअसल फौज पर हमला। आपको सुनवाते हैं। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की, ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। जनरल साहब, आप भी ये समझते हैं जो वजीर आजम ने बात की है कि ये जो बात की गई है ये फौज पर हमला है? जी डेफिनेटली फौज पर, फौज की सीनियर लीडरशिप पर, और ये तसलसल से ये कर रहे हैं। देखिए सब बातें हम कर रहे हैं, मैं एक चीज और आपके सामने लाना चाहता हूं, और ये मैं बड़े परेशानी के आलम में बड़े दुख से बात कर रहा हूं। देखिए जब पनामा ब्रेक हुआ तो मैंने उस वक्त 2-3 खदशात का इजहार किया था, और वो सही है नहीं तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या है। पनामा में जब ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा आपका बाहर गया है, जहां भी गया है, ये जो हमारी गैर मुल्की हुकूमतें हैं जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बाकायदा इस पर काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरेस्ट रखती हैं, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन जैसे शख्स को परवान चढ़ाया, वो इसकी एक एक चीज को न सिर्फ अच्छी तरह जानती हैं बल्कि रिकॉर्डेड है उनके पास, और वो हर ऐसे शख्स को ब्लैकमेल कर सकती हैं जो उनके ख्याल में उनके इंटरेस्ट पे काम कर सकता है। ये स्टेटमेंट खतरनाक भी है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। और ये बहुत मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बार बार कहा जा रहा है कि ये अल्ताफ हुसैन बन रहे हैं। ये अगर मियां नवाज शरीफ साहब उस रास्ते पर चल पड़े हैं खुदा ना खास्ता, तो ये अल्ताफ हुसैन से बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। इसलिए अल्ताफ हुसैन चंदे पे रह रहा था, ये अपना उनके पास घर भी है, दौलत भी उनके पास बेतहाशा है, जिनका ख्याल उनको भी हिसाब नहीं है। नंबर 2, ये हमारे 3 दफा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ये पाकिस्तान के बारे में जो चीजें ये जानते हैं वो शायद कोई और नहीं जानता। और कल भी उन्होंने एक इशारा किया कि मैं टेप लेके आऊंगा सामने और ये बताऊंगा सारा कुछ, ठीक, और उससे पहले भी कैसी बात कर चुके हैं, तो ये उनसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। राइट सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। आपने कहा कि ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना, दूसरा इल्जाम था कि जाली इंतखाबात के जरिए हमें हराया गया। तो आपको किसने कहा था असम्बलियों में बैठे, जब आपको यकीन था कि इंतखाबात जाली हुए, मैंडेट जाली है? आपको किसने कहा था शहबाज शरीफ को PAC के चेयरमैन नहीं तो अपोजिशन लीडर ही ले दें? आपको किसने कहा था कि ये असम्बलियों को कंटिन्यू करें और फिर वोट भी दें? वो एक पंजाबी का गाना है, नवा लारा ला के सानू रोल जा, वे झूठे आवे एक झूठ और बोल जा। थैंक यू वेरी मच। इरशाद भट्टी साहब, बदामी साहब, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाजत दी।